अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है कहानी पुरस्कार रूह की लास्ट एपिसोड। मसूद, तुम्हारी हालत कुछ बेहतर नहीं मालूम होती। क्या बात है दोस्त, परेशान परेशान क्यों हो? कुछ भी नहीं, तबीयत ख़राब हो गई है। इस वक्त घर से कैसे निकल आए? भाभी खैरियत से तो है? हाँ, सब ठीक है। बस अचानक दिल घबराया था तो बाहर निकल आया। कमाल है यार, ऐसी हसीन बीवी, ऐसा हसीन साथी, और तुम्हारा दिल घबराने लगा सिर्फ एक ही दिन में। और हाँ, ये तो बताओ कि वलीमे के दिन तुम कहाँ गायब हो गए थे? बस किसी काम में चला गया था। गाड़ी ख़राब हो गई, वापसी में देर हो गई। बड़ी परेशानी की आलम में कल का दिन गुजरा। सब लोग तुम्हें तलाश करते फिर रहे थे। शायद तुम अपने डैडी को भी बताकर नहीं गए थे। वो बेचारे मेहमानों को भी रिसीव कर रहे थे और उनकी हालत ख़राब थी। हाँ, मैं सबके लिए परेशानी का बायस बना हूँ, मुझे अफसोस है। लेकिन ऐसी कैसी ज़रूरत पेश आ गई थी कहीं दूर जाने की? बस एक दोस्त से मिलने गया था, वो शादी में शरीक नहीं हुआ। वो खुद भी नहीं मिला और वापसी में गाड़ी ख़राब हो गई। भाई, अभी तो तुम्हें लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए। भाभी साहिबा क्या सोचती होंगी? और फिर मसूद, तुम्हें तो तुम्हारा आइडियल मिला है। सच्ची बात तो यह है कि कल भाभी भाभी को बगौर देखा। वो तो इस ज़मीन की मखलूक मालूम ही नहीं होती। हाँ मसूद, दिल ही दिल में हंसा। वो इस ज़मीन की मखलूक मालूम नहीं होती। मोहसिन से काफ़ी देर तक गुफ्तगू करता रहा। अपने दिल का हाल किसी को भी नहीं बता सकता था। ज़बान ही बंद कर दी जाती थी। फिर वो मोहसिन से रुखसत होने के बाद सड़कों पर भटकता रहा। घर वापस जाने का तो दिल ही नहीं चाह रहा था। इस वक्त वो एक सड़क पर कार दौड़ा रहा था जब उसे कानों में एक सरगोशी सुनाई दी। खाना घर पर नहीं खाओगे मसूद? ये आवाज़ उसी की थी। स्टीयरिंग पर उसका हाथ बहक गया और कार सड़क पर लहरा गई। लेकिन सुनसान सड़क थी, इसलिए कोई मुश्किल पेश ना आई। उसने कार को संभाल लिया। आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और गैर इख्तियारी तौर पर उसका रुख घर की जानिब हो गया। थोड़ी देर के बाद वो अपनी कोठी में दाखिल हो रहा था। पहली मुलाकात राबिया बेगम से ही हुई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने ऐसे नौब्याहता जोड़े कहीं नहीं देखे। बहू घर में अकेली है। मिलने जुलने वालों ने नाक में दम कर रखा है। कल भी बहुत से लोग तुमसे नहीं मिल सके, इसलिए आज दरियाफ्ते हाल के लिए आए थे। लेकिन तुम्हें मौजूद ना पाकर वो सब चेहरों पर शकूक शुबात के साए लेकर गए हैं। आखिर बात क्या है? अम्मी, आप तो ख्वाह मुख्वाह परेशान हो रही हैं। कोई बात हो तो आपको बताऊं, लेकिन तुम्हारी इस तरह गैर मौजूदगी मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। ये सब कुछ तुम्हारी फितरत के खिलाफ है मसूद। तुम्हारे डैडी भी परेशान हैं, बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूं? कमाल की बात है, आप लोगों ने ख्वाह मुख्वाह एक परेशानी अपने ऊपर मुसल्लत कर ली है। मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ? वो झुंझुलाए हुए लहजे में बोला। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, वो ये कि कोई बात ज़रूर है। राबिया बेगम ने कहा। अम्मी, आप ख्वाह मुख्वाह उल्टी सीधी बातें सोच रही हैं। कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। अब क्या मैं अपने घर में ही घुसा रहूं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कैसे करूँ। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ पड़ गई हैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। अगर ये बात है बेटे, तो तू क्यों परेशान है? मैं तेरे डैडी से बात करूँगी, वो जो फैसला करेंगे तेरे हक़ में बेहतर होगा। रात को उसने बहुत थोड़ा सा खाना खाया। इम्तियाज़ अली गहरी निगाहों से उसे देख रहे थे। बहर तो सारे मामलात से फारिग होकर वो फिर उस बदनसीबी के कमरे में पहुंच गया जहां हसीना आलम उसके इंतज़ार में बैठी थी। रुबाब की इस्तख्वानी उंगलियां गोश्त पोश्त से बेनियाज दुपट्टे का पल्लू मसल रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हुजूर पहुंच गया और रुबाब खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंस रही हो मुझ पर, हंस रही हो मेरी तकदीर पर। वाकई मैं इस काबिल हूँ। क्यों, खैरियत है? क्या हुआ? रुबाब ने पूछा। रुबाब, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। कैसी बातें कर रहे हो सरताज? मैं गम के मारे कहाँ जाऊंगी? तुम जानते हो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना माँ बाप ना कोई और सहारा। सिर्फ तुम ही हो अपने। क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे पूछ रही हो? अपने वजूद को कभी आईने के सामने देखो, तुम्हें खुद अंदाज़ा होगा कि क्या हो गया हो मुझे।
हाँ, मैं खुद को जब अपनी असली शक्ल को देखती हूँ तो मुझे एहसास हो जाता है कि ये मेरा रूप दुनिया के लिए नापसंदीदा है, लेकिन मेरे ज़िंदगी की मालिक के लिए नहीं, मेरी मजाजी खुदा के लिए नहीं, क्योंकि मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। मुझे धोखा दो रुबाब, खुदा के लिए मुझे धोखा दो, अपनी उसी शक्ल में आ जाओ। नहीं, एक शरीफ और मशरकी औरत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपनी मजाजी खुदा को धोखा दे। ऐ मशरकी औरत, मुझसे भी तो पूछ, अपनी इसी असली रंग रूप में तू जैसी भी है, उस सूरत में तुझे कबूल कर लूँगा। मुझे अजियत ना दे, मैं तुझसे तेरे बारे में कभी नहीं पूछूंगा। तू इसी हालत में रह जिस हालत में नज़र आती है। नहीं, मैं कह चुकी हूँ, मेरी ये हैसियत दूसरों के लिए है। आपके सामने मैं हकीकत का रूप धार लेती हूँ। यूं भी आपने ज़िंदगी मसनूई लिबादों में गुजारी है। सरताज, अब हकीकत का रंग भी देख लें। आखिर आप हकीकत से चश्म पोशी क्यों करते हैं? मैं मर जाऊंगा, तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन उस सूरत में अगर तुम मेरे सामने अपनी मसनूई शक्ल में रहा करो। लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं जो हूँ वो ही रहूँगी उस वक़्त तक जब तक आप तसन्ना नहीं छोड़ देंगे। रुबाब ने कहा। कोई बात ना बन सकी तो वो दोबारा घर से निकल आया। अब उसने शराब पीना शुरू कर दी थी। शराब ने उसे उस वक्ती गम से दूर कर दिया था। अब जब वो बिल्कुल ही बेसुध हो गया तो न जाने कैसे घर पहुंच गया। शराब, हर वक्त शराब। इम्तियाज़ अली को भी मालूम हो गया कि अब वो बाकायदा शराब पीने लगा है। शादी को कई माह गुजर गए थे। दुल्हन खुश खुरम थी। उसने किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया था। उसकी यह कैफियत दूसरों के लिए भी ताज्जुब खेज थी। मसूद के हालात उस पर असरअंदाज नहीं थे। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उससे मालूम करने की सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। वो किसी को कुछ नहीं बताता था। इम्तियाज़ साहब भी सदमे की तमाम हदूद से गुजर कर अब खामोश हो गए थे। उन्हें चुप लग गई थी। दोस्त अहबाब बेटे के बारे में पूछते तो उन पर जुल्लाहट के दौरे पड़ जाते। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों बीमार रहता है, क्यों शराब पीता है। आप लोग मेरे दोस्त हैं, मुझसे गरज रखें। मेरे घर के बारे में क्यों छानबीन करते रहते हैं? बहुत से लोग इम्तियाज़ साहब की बातें सुनकर हैरान रह जाते थे। ये शख्स जो बहुत खुश इखलाक और मिलनसार था, न जाने बेचारा किन गमों का शिकार था। राबिया बेगम अलग परेशान थी। कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन बहू से कहा, बहू, तुम इस सिलसिले में मेरी मदद नहीं करोगी? किस सिलसिले में अम्मी जान? मसूद ऐसा तो ना था। हाँ, मसूद ऐसे तो ना थे। फिर उसे क्या हो गया? आपने नहीं पूछा? बहुत पूछा, मगर वो किसी को कब बताता है। मेरे साथ भी इसका यही सलूक है। तुम उसे मजबूर करो रुबाब बेटी, वो हमारे हाथों से निकला जा रहा है। एक बात का जवाब देंगी अम्मी? रुबाब ने पूछा। हाँ, ज़रूर। आप उनकी माँ हैं, क्या आप किसी सिलसिले में उन्हें मजबूर कर सकें? वो बहुत ज़िद्दी है, राबिया बेगम मायूसी से बोली। मेरे साथ भी यही कैफियत है उनकी। दरअसल अम्मी, फितरतें तो इंसान की एक उम्र में बनती हैं। हम लोग अपने बेजा लाड प्यार से हालात को बहुत बिगाड़ देते हैं। मसूद की तरबियत गलत बुनियादों पर हुई है और दरख्त वही फल देता है जिसके बीज डाले जाते हैं। बहू का टका सा जवाब पाकर राबिया बेगम खामोश हो गईं। शौहर से उस गुफ्तगू के बारे में कहा तो वो जिला कर बोले, एक एक लफ्ज़ सच है उसका। उस कुत्ते ने मुझे दो कौड़ी का करके रख दिया है। किसी वक्त इससे निमटना ही पड़ेगा। इम्तियाज़ साहब के लहजे में एक तूफ़ान छुपा हुआ था। फिर एक दिन ये तूफ़ान उमड़ पड़ा। मसूद अपने कमरे में बैठा पी रहा था। इम्तियाज़ साहब ने देख लिया, बर्दाश्त ना कर सके और कमरे में घुस गए। मसूद ने उन्हें देख लिया और उन पर निगाह डाली और गिलास मुंह से लगा लिया। ना हल्फ ना मुराद, अब तेरी निगाह में मेरी भी कोई हैसियत नहीं रह गई। क्या चाहता है? अब क्यों दिवदास बन गया है? क्या गम है तुझे? अब तो तूने अपनी मर्जी से शादी की है। हमने ये भी तुझसे नहीं पूछा कि इसका किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। हमने इसे अपना लिया, लेकिन भूत भूत, बचाओ बचाओ। मसूद के हलक से एक भयानक आवाज़ निकली और वो कमरे में उछल कूद मचाने लगा। उसने शोपीस तोड़ डाले और हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। ये हंगामा सुनकर राबिया बेगम कमरे में दाखिल हुई
تو انہوں نے مسعود کو ایک میز پر چڑھے ہوئے پایا۔ مسعود میرے بچے، یہ سب ان کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا تھا کہ مسعود نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ رابعہ بیگم اس کی لپیٹ میں آ کر بری طرح نیچے گر گئی تھیں۔ مسعود نے ان کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور ان کا منہ نوچ کر رکھ دیا۔ خود امتیاز صاحب رابعہ بیگم کو اس سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ مجبوراً انہوں نے پتھر کا ایک گلدان اٹھا کر مسعود کے سر پر دے مارا۔ تب کہیں جا کر مسعود سے رابعہ بیگم کا پیچھا چھوٹا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس حسین و جمیل کوٹھی پر ویرانی چھا گئی تھی۔ جہاں کبھی رات نہیں ہوتی تھی وہاں ہر وقت تاریکی چھائی رہتی تھی۔ مسعود پاگل ہو گیا تھا، شہر کے سب سے بڑے دماغی اسپتال میں داخل تھا، لیکن 3 بار یہاں سے فرار ہو چکا تھا اور اب اسے زنجیروں میں قید رکھا جاتا تھا۔ مغرور مسعود امتیاز اب لوگوں کے قہقہ کا شکار بن چکا تھا۔ اب امتیاز علی بھی ہمت ہار چکے تھے۔ رابعہ بیگم سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھیں۔ ایک دن انہوں نے ڈرتے ہوئے امتیاز علی سے کہا، امتیاز اب کیا ہوگا؟ یہ سوال خود سے کرو رابعہ بیگم، میں نہیں سمجھی۔ کاش تم نے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی، کاش تم اسی وقت سمجھ جاتی جب میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا۔ تمہارے اندر غرور بول رہا تھا رابعہ بیگم، یاد ہے تم نے بڑے غرور سے کہا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ بات اپنی حد تک رکھو، کسی دوسرے خاندان کی عزت نہ گنواؤ۔ ہاں یاد ہے، رابعہ بیگم نے سسکتے ہوئے کہا۔ مجھے تو حیرت تھی رابعہ بیگم کہ قدرت نے ہمیں کیوں معاف کر دیا۔ مظلوم رخشندہ کی آہیں خدا نے کیوں فراموش کر دیں؟ وہ اس موت کے کھیل کو کیوں بھول گئی جو تم نے کھیلا تھا؟ یہ میری بھول تھی رابعہ بیگم، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ سزا ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ دیکھ لو ہماری کیفیت احمد علی سے مختلف نہیں ہے۔ لوگ میرے بارے میں چپکے گفتگو کرتے ہیں، مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کون جانتا ہے کون کیا سمجھتا ہے؟ مسعود نے جو کچھ کیا اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ وہ بے شک اس بدنصیب کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ میرے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ رابعہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ امتیاز صاحب بولے، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، کہہ دو، کہہ ڈالوں؟ کیوں نہ ہم اسے علاج کے لیے ملک سے باہر لے چلیں، دلہن کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ ممکن ہے کچھ نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں کچھ نہ ہوگا۔ یہ خدا کی گرفت ہے، اس سے کون چھڑا سکتا ہے اس کمینی فطرت کو؟ تاہم دلہن سے مشورہ لو، میں اس کے لیے افسردہ ہوں۔ میری فکر نہ کریں آپ لوگ، میرا مشن پورا ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے جو میں چاہتی تھی۔ دروازے سے رباب کی آواز آئی اور وہ دونوں چونک کر دیکھنے لگے۔ ہم سمجھے نہیں دلہن، امتیاز صاحب بولے۔ ہاں میرا مشن پورا ہو چکا ہے، میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی اسے حاصل کر چکی ہوں۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ مشن کیا مقصد؟ امتیاز صاحب بولے۔ رباب کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ہاں آئیے، مجھے میری منزل تک چھوڑ دیجئے۔ کون سی منزل؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امتیاز صاحب پھنسی آواز میں بولے۔ آپ دونوں میرے ساتھ آئیے، رباب نے کہا، اور دونوں ہی مشینی انداز میں اٹھ گئے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے اعصاب رباب کی آواز میں جکڑے گئے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں ایک کار میں جا رہے تھے۔ رباب امتیاز علی کو راستہ بتاتی جا رہی تھی اور وہ کسی معمول کی مانند اس کے احکامات پر عمل کر رہے تھے۔ کار برق رفتاری سے فاصلہ طے کر رہی تھی اور پھر ایک قبرستان کے سامنے رک گئی۔ آئیے، رباب بولی، اور دونوں جیسے ہی ہوش میں آ گئے۔ یہ تو ہمیں کہاں لے کر آ گئی ہے رباب بیٹی؟ یہ تو قبرستان ہے۔ رابعہ بیگم گھبرا کر بولی، یہی میرا گھر ہے، یہیں سے اٹھ کر میں اپنے مشن پر گئی۔ اگر آپ رخشندہ کے جنازے میں شریک ہوئے ہوتے امتیاز صاحب تو یہ جگہ آپ کے لیے اجنبی نہ ہوتی۔ میں نہیں سمجھا رباب، امتیاز علی گھٹی آواز میں بولے۔ آپ کب سمجھے تھے امتیاز صاحب؟ آپ نے تو پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ آپ کے آنے کے بعد اس بدنصیب شخص پر کیا گزری جو آپ کے مذاق کا شکار ہوا تھا۔ آپ کو کیا معلوم کہ احمد علی غریب نے کس طرح چوری چھپے اپنی رخشندہ کو دفن کیا تھا؟ آپ نے کب توجہ دی تھی اس مظلوم خاندان پر؟ آئیے میں آپ کو رخشندہ کی قبر دکھاؤں۔ رخشندہ کی؟
इम्तियाज़ साहब ख्वाब के आलम में बोले, कुछ भी तो नहीं मालूम आपको। कौन किसी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है? हाँ, आपको क्या खबर कि बेटी को दफन करने के बाद किस तरह अहमद अली ने यह शहर छोड़ दिया और वो एक दूसरे शहर में चले गए। आप क्या जाने कि किस तरह रक्षंदा की मजलूम माँ उसकी मौत के एक हफ्ते बाद चल बसी और ठीक 6 माह के बाद अहमद अली ने भी एक अस्पताल में खून थूकते हुए जान दे दी। वो गरीब इस शहर में अपना सब कुछ छोड़ गए थे, सब कुछ। रुबाब की आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद अली मर गया, मेरा दोस्त, मेरा भाई। इम्तियाज़ साहब रो पड़े। रहने दें इन मगरमच्छ के आंसुओं को, ये आप महफूज रखें। अब अपने लख्त जिगर के लिए जो एक दिन अस्पताल में मर जाएगा, आप उसे दुनिया के किसी गोशे में ले जाएं इम्तियाज़ साहब, उसे वो ज़िंदगी दोबारा ना मिल सकेगी। यही मेरा मिशन था जिसको पूरा करने के लिए मैं भटक रही थी। तुम कौन हो रुबाब? रुबाब नहीं, रक्षंदा कहिए मुझे। रुबाब मेरा मसनूई खौल था, मैं रक्षंदा हूँ। रुबाब का चेहरे से एक नकाब सी सिरक गई और अब रक्षंदा उनके सामने थी। राबिया बेगम चीख मारकर इम्तियाज़ साहब से लिपट गईं। रक्षंदा के बदन से गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा था और फिर चंद लम्हात के बाद वो एक इस्तिख्वानी ढांचे में बदल गई थी। फिर उसने झुककर अपनी कब्र के ऊपरी सरे को टटोला और किसी संदूक की तरह उसका ढकना उठाकर उसमें दाखिल हो गई। कब्र हमवार हो गई थी। राबिया बेगम की दिलदोज़ चीख ने माहौल को मुंतशिर कर दिया था और इम्तियाज़ अली पत्थर की बुत की मानद साकित खड़े थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।